नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत पाकिस्तान को लेकर सेना की तरफ से दिए गए अपडेट की, सीज फायर के बाद एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सामान्य होते हालात की। देखेंगे सीज फायर पर कांग्रेस के क्या हैं सवाल, संसद या सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस गवई ने किसे बताया सर्वोच्च। जानेंगे क्या अमेरिका और चीन में खत्म हो गई टैरिफ वॉर, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई बात। 10 मई को शुरू हुए सीज फायर के बाद पहली बार दोनों देशों के डीजीएमओ में बात, सीज फायर आगे बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देश के नाम संबोधन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संबोधन। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और भविष्य की रणनीतियों पर रखेंगे अपनी बात। सीज फायर के बाद जम्मू के संभागायुक्त का बयान, सीमावर्ती क्षेत्र में अभी भी बंद रहेंगे स्कूल, बाकी क्षेत्रों में खोले जा सकेंगे स्कूल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 2975 अंकों की तेजी के साथ 82,429 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 916 अंकों के उछाल के साथ 24,924 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई से सीज फायर लागू हो चुका है। बॉर्डर पर शांति है। सेना ने 4 दिन तक चली लड़ाई में पाकिस्तान को जबरदस्त चोट पहुंचाई है, जिसके सबूत अब मिल रहे हैं, और ये सबूत भारतीय सेना देश के साथ साझा भी कर रही है। 24 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी की तरफ से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सेना ने पाकिस्तान को पहुंचाए नुकसान की जानकारी दी। तो क्या बताया इंडियन आर्मी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में देश को जानकारी दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान ने चीन में बनी मिसाइल और तुर्की के ड्रोन से हमला किया था, लेकिन चीन और तुर्की का कोई भी हथियार भारतीय डिफेंस को भेद नहीं पाया। चीन की PL-15 मिसाइल, जिस पर पाकिस्तान और चीन दोनों को गर्व था, उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उनके सभी ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए चीनी रॉकेट भी बेअसर कर दिए गए। इंडियन आर्मी ने कहा कि हमने 7 मई को आतंकियों के खिलाफ हमला किया था। हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया, इसलिए अपने नुकसान के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि हर लड़ाई अलग तरह की होती है, अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी। सेना हमेशा तैयार है। एयर मार्शल भारती ने आगे कहा कि हमने इस ऑपरेशन में 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, लो लेवल डिफेंस गन SAMS और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान AD सरफेस, पेचोरा आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन में बनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने यह भी दावा किया कि हमने पाकिस्तान से आए कई ड्रोन को अपनी लेजर गन से मार गिराया। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमले की बात कही गई थी। वैसे एयर मार्शल ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमने उस जगह पर कोई हमला नहीं किया, चाहे वहां कुछ भी हो। बता दें, पाकिस्तान परमाणु हथियार यहीं रखता है। सेना ने साफ कर दिया है कि अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी, लेकिन फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनी हुई है। एक लंबे संघर्ष के बाद हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बाजारों में चहलकदमी देखी जा रही है। एयरपोर्ट और रेल का संचालन भी पहले जैसे शुरू हो गया है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम अभी भी पुख्ता हैं। तो तनाव के बाद कैसे सामान्य हो रहे हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के पास सीज फायर के ऐलान के बाद LOC के आसपास जनजीवन सामान्य हो चुका है। बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। हाँ, सुरक्षा जरूर सख्त दिखाई दे रही है। इस बीच 9 राज्यों के सभी 32 एयरपोर्ट्स भी खोल दिए गए हैं। जो पाकिस्तान के साथ शुरू हुए सैन्य टकराव के चलते एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 तक के लिए बंद कर दी गई थी। अब सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जाने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसे लेकर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है कि 15 मई तक बंद 32 एयरपोर्ट्स अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी के लिए एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइटों को देखने के लिए कहा गया है। दरअसल एयरपोर्ट बंद किए जाने के बाद एयरलाइन कंपनियों की तरफ से 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। कई एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों को फुल रिफंड या फ्लाइट रीशेड्यूल का ऑप्शन दिया था, लेकिन 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया। इसके साथ ही 11 मई को राजस्थान में 27 कैंसिल ट्रेनों को बहाल करने का आदेश जारी किया गया है।
पंजाब के फिरोजपुर में 8 कैंसिल ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। गुजरात से राजस्थान जाने वाली जो नाइट ट्रेनें 10 मई से रद्द कर दी गई थी, अब वे भी बहाल कर दी गई हैं। यानी अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सीजफायर से लोगों ने राहत की सांस ली है। जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, लोगों के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सीजफायर कब तक टिकेगा, इसे लेकर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने भारतीय सेना पर गर्व जताने के साथ ही संसद के विशेष सत्र की मांग दोहराई। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और सीज फायर के हालिया फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बातों पर कायम नहीं रहता और वादे तोड़ देता है। खड़गे ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर शांति की कामना करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर हमें भी लड़ना होगा। खड़गे ने कहा, पाकिस्तान खुद नहीं लड़ता बल्कि आतंकवादियों को आगे करता है। इससे दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। अगर वो लड़ते हैं तो हमें भी लड़ना पड़ेगा और अगर वो शांत रहेंगे तो हम भी शांति बहाल करेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की और कहा कि हमें उन पर गर्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा, हमारी सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति और जनता की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि देश तभी बचेगा जब हम सब मिलकर इसके लिए लड़ेंगे। अब खड़गे के इस बयान को मौजूदा तनाव के बीच शांति और एकजुटता के लिए अहम माना जा रहा है। खड़गे ने मोदी सरकार से एक बार फिर जनता की सुरक्षा के मद्देनजर लिए जा रहे फैसलों पर चर्चा की मांग की है। संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर संविधान का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बार मनोनीत सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने संविधान को लेकर अहम टिप्पणी की है। तो क्या कुछ कहा जस्टिस गवई ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश के अगले सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि देश में संविधान ही सुप्रीम है और लोकतंत्र के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को इसके दायरे में रहकर काम करना होगा। 14 मई को देश के 52वें सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद की सर्वोच्चता की वकालत की थी। धनखड़ का बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया था जिसमें संसद से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा दी गई थी। धनखड़ ने कहा था कि संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। वहीं अब जस्टिस गवई ने पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अंततः संविधान ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंगों को संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर काम करना चाहिए। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था? उस केस में 13 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया था कि संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी अंग बदल नहीं सकता। ये फैसला भारतीय संविधान को एक अटल दस्तावेज के रूप में स्थापित करता है जिसके सामने संसद, सरकार और न्यायपालिका सभी जवाबदेह हैं। बताते चले कि इस बयान के साथ ही जस्टिस गवई ने रिटायरमेंट के बाद कोई पद न स्वीकार करने की भी घोषणा की, जो उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बयान न केवल संविधान की सर्वोच्चता को रेखांकित करता है बल्कि मौजूदा राजनीतिक बहस में एक सशक्त हस्तक्षेप भी माना जा रहा है। मौजूदा वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में जस्टिस गवई की ये टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है। तो भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े इस संघर्ष में इसरो का योगदान भी काफी अहम रहा। इसरो की सैटेलाइट के जरिए सेना को दुश्मन की खुफिया जानकारी हासिल हुई और अब इसरो चीफ डॉक्टर नारायणन ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी भी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है कि अब वो कोई हिमाकत करने के बारे में सोचे भी ना। उसी कड़ी में अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से भी पाकिस्तान को संदेश पहुंचा दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर वी नारायणन एक कार्यक्रम के चलते मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत एक सजीव अंतरिक्ष शक्ति बनने जा रहा है और साल 2040 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज 34 देशों के 433 उपग्रह भारत से अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं और उन्हें उनके कक्ष में स्थापित किया गया है।
मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज 10 उपग्रह देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। डॉक्टर नारायणन ने आगे कहा कि अगर हमें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें उपग्रहों का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने 7000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी करनी है। हमें पूरे उत्तर भारत को लगातार निगरानी में रखना है। ये काम उपग्रह और ड्रोन तकनीक के बिना संभव नहीं है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि रीसैट 1B का लॉन्च बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी सेना को पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। ये घुसपैठियों को पकड़ सकता है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद कर सकता है। इससे लगातार खुफिया जानकारी मिलती रहेगी। यानी उन्होंने भारत की उपलब्धि को बताते हुए पड़ोसी मुल्क को चेतावनी भी दे दी। भारत की अंतरिक्ष से भी अब पाकिस्तान पर नजर है। अब बॉर्डर पर भारत के 10 सैटेलाइट की नजर रहेगी। यानी सीमा की सुरक्षा अंतरिक्ष से भी की जा रही है। इसरो ने नए मिशन की जानकारी दी तो भारतीय क्रिकेट में किंग के नाम से पहचान बनाने वाले विराट कोहली ने भी बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट को एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े झटके लगे हैं। पहले रोहित शर्मा और अब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि कोहली ने बीसीसीआई को अपने संन्यास के बारे में बता दिया था। बीसीसीआई ने आगामी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को देखते हुए उनसे इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था, लेकिन कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया। पिछले दिनों कप्तान रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कोहली का यह फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि 14 साल पहले मैंने पहली बार बैगी ब्लू जर्सी पहनी थी। टेस्ट क्रिकेट ने मुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारा, पहचान दी और जीवन भर के सबक सिखाए। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बेहद खास था। इस प्रारूप को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन ये सही समय लगता है। मैंने इसमें सब कुछ झोंक दिया और इसने मुझे उम्मीद से ज्यादा दिया। उन्होंने अपनी टेस्ट कैप नंबर 269 के साथ साइनिंग ऑफ लिखकर विदाई ली। टीम इंडिया को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। 2 दिग्गजों के संन्यास से भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया है। उधर फैंस सदमे में हैं, क्योंकि कोहली और रोहित के बिना यह सीरीज टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। इंग्लैंड सीरीज से पहले कोहली और रोहित का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दुनिया को बड़ी राहत मिलने की खबर भी सामने आई है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहा टैरिफ वॉर थम गया है। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर टैरिफ घटाने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई टैरिफ वॉर ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा दिया और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में दिखाई दिया। अर्थशास्त्रियों ने अमेरिका में मंदी तक की चेतावनी दे दी थी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों से अपने फैसले से यू टर्न लेने के संकेत तो दे ही रहे थे और अब चीन और अमेरिका के बीच एक नया व्यापार समझौता हो गया है। जेनेवा में हुई इस बैठक में दोनों देशों में ट्रेड डील पर सहमति बन गई, जिसके तहत अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के आयात पर लगाए गए शुल्कों में अस्थायी कटौती करने पर सहमति जताई है। इसकी जानकारी देते हुए अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देश अगले 90 दिनों के लिए अपने रेसिप्रोकल टैरिफ में 115% की कटौती करेंगे। यानी अब आने वाले 90 दिनों के लिए चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 30% कर दिया जाएगा, जबकि अमेरिकी आयात पर चीनी टैरिफ 10% कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका को हो रहे घाटे का हवाला देते हुए भारत, चीन समेत कई देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा की थी, लेकिन चीन ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिका पर भी टैरिफ लगा दिया और दोनों देशों में टैरिफ वॉर से छिड़ गई। मौजूदा वक्त में अमेरिका ने चीनी आयात पर 145% का टैरिफ लगाया था, जबकि चीन ने जवाब में कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 125% का शुल्क लगा दिया था। लेकिन फिलहाल ये टैरिफ वॉर खत्म हो गई है, जिससे आर्थिक जगत में पैदा हुई अनिश्चितता के भी दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। 56 इंच की छाती इन दिनों सवालों के घेरे में है। जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और उसकी घोषणा आकर हमारे पीएम ने नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हम लोगों को दी, तब से लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के फैसले अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। इसीलिए
लोगों ने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नारा बदल गया है कि ट्रम्प है तो सब मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।